नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। कोटा में बीते 24 घंटों के अंदर 2 कोचिंग स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया। पिछले दिनों एजुकेशन सिटी में स्टूडेंट्स के पढ़ने के लिए आने का ग्राफ घटने के बाद जब शहर की अर्थव्यवस्था चरमरा गई तो नेताओं, अधिकारियों और जिला कलेक्टर ने कोटा में स्टूडेंट्स के लिए सुरक्षित माहौल होने के बड़े बड़े दावे और वादे किए। देश भर के अभिभावकों से कोटा में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजने की अपील की थी, लेकिन एजुकेशन और कोचिंग सिटी में फिर से सुसाइड का सिलसिला शुरू हो गया है। जिन 2 छात्रों ने पंखे से लटककर आत्महत्या की, सुसाइड करने वाले छात्रों के सुसाइड नोट में परीक्षा में असफल होने का डर झलकता है। 22 जनवरी से देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस का एंट्रेंस एग्जाम होना है और ऐसे में स्टूडेंट्स आत्महत्या से अब जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। वहीं जिला कलेक्टर ने एंट्रेंस एग्जाम तक 1-to-1 स्टूडेंट्स की मार्किंग के निर्देश सभी कोचिंग सेंटर्स को दिए हैं और कलेक्टर ने स्टूडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी और हॉस्टल संचालकों की आपात बैठक बुलाई है। पीजी संचालकों से गाइडलाइन की पालना में सख्ती के निर्देश दिए हैं। तमाम प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस और हॉस्टल संचालकों, उनके स्टाफ को कोटा में जेईई एग्जाम देने वाले करीब 15,000 स्टूडेंट्स की प्रॉपर मॉनिटरिंग के निर्देश दे दिए हैं। जिन स्टूडेंट्स के एग्जाम हैं उन पर नजर रखने, उनके व्यवहार को देखने के लिए, साथ ही जो कोचिंग या पीजी संचालक गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात भी कही जाएगी। पढ़ाई नहीं कर पाया, दादा दादी पापा मुझे माफ कर देना, इतना लिखकर कोटा में पढ़ाई कर रहे मध्य प्रदेश के अभिषेक ने सुसाइड कर लिया। अभिषेक कोटा में जेईई एडवांस की तैयारी कर रहा था। कोटा में पिछले 24 घंटे में स्टूडेंट के सुसाइड का ये दूसरा मामला है। इससे पहले हरियाणा के नीरज ने भी फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। नीरज भी कोटा में कोचिंग कर रहा था। करीब 7:30 बजे में सूचना मिली थी कंट्रोल रूम से कि एक छात्र ने सुसाइड कर लिया है। मौके पर पहुंचे थे। मौके पे पहुंचे तो पंखे से लटक कर इसने आत्महत्या कर ली थी। बड़े अरमानों के साथ इन दोनों बच्चों के परिजनों ने भविष्य की तैयारी करने इन्हें कोटा भेजा था। नहीं पता था कि उन्हें अपने जिगर के टुकड़ों के शव वापस ले जाने होंगे। दोनों बच्चों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। 19 साल के अभिषेक के पिता महेंद्र किसान हैं। अभिषेक उनका इकलौता बेटा था। 7 जनवरी को बेटे से आखिरी बार फोन पर बात हुई थी। 8 जनवरी को पीजी से फोन आया कि अभिषेक ने सुसाइड कर लिया। हॉस्टल वालों का फोन आया हमारे पास 5-6 बजे कि अभिषेक गेट ओपन नहीं कर रहा है, तो फिर हमारी परमिशन से ही उन्होंने गेट खिड़की तोड़कर गेट ओपन किया। हरियाणा के नीरज ने जिस कमरे में पंखे से लटककर अपनी जान दी उसमें एंटी हैंगिंग डिवाइस लगी हुई थी। यही वजह है कि परिवार ने अब नीरज की मौत पर सवाल उठाए हैं। बच्चा मेरा बता रहा था, पापा इसके अंदर फांसी फूसी कोई नहीं खा सकता क्योंकि पंखे की ऐसा सिस्टम बना रखा है, वो नीचे लटक जाती है। तो उसके अंदर जो गलने की जगह भी नहीं थी सर जी, जो रस्सी वगैरह डाल रखी थी वो उसमें गलने की जगह नहीं। अच्छा कोई नहीं था, कोई दिक्कत ही नहीं। हमने पूछा तो कोई लड़की वड़की का प्रेयर कि नहीं, जैसे वो मेस में खाना खाता उससे बात हुई रात को, तो वो बोल रहा था बहुत अच्छा था। कल तो बात हुई है मेरी, क्या नाम से खाना खा के क्या नाम से कि पापा पैसे डाल देंगे, आपके पैसे नहीं आए, पैसे डाल देंगे, के आया था। और मेरी लड़की से मजाक करता है, खूब बढ़िया था, ऐसा कोई परेशानी नहीं कि लड़की लड़की का चक्कर कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगता है। बच्चे ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, बहुत शरीफ छोरा था। अब क्या पता पढ़ाई का दबाव तो नहीं है कुछ के, वो एग्जाम भी आ रहे हैं। हाँ शायद यही है, और तो कोई सब हमने सबसे तलाश करी थी कि ऐसा कुछ नहीं है। बस मेरे को तो शाम को मिली थी सूचना भाई, मैं तो ऐसे ही मिली थी कि भाई फांसी लगा ली बच्चा ने जी। मैं देखने गया था, फिर मैं तो कांच लगा जी, मैं देख के भी नहीं आया, मैं तो ऐसे ही आ गया, बस इतनी देख के आ गया था मैं। कितने बच्चे रहते हैं? बच्चा तो 4 तो ऊपर है और 3 नीचे से, 7 बच्चा है। ये बच्चा कब आया था? इसका पता नहीं मेरे को, ये तो भैया को मालूम है, उसके पास है सारा रिकॉर्ड। कोई परेशानी मतलब क्या, आप क्या देखते हो? आप देखते हो? मैं तो रात को सोता हूँ जब इनको, बच्चा लग रहा था जो वो छुट्टी ना अभी बच्चों की, मैं तो रात को सोता हूँ, रात को देख लेता हूँ भाई, मैं कोई चीज़ की दिक्कत तो नहीं है। मीटिंग ली गई थी हमारी जो कोटा स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी और हमारे हॉस्टल ओनर्स और हमारे प्रशासनिक अधिकारी, ये तय समय पर मीटिंग्स रेगुलरली होती रहती है। जैसी मीटिंग थी
सरकार की जो गाइडलाइन है उसकी पालना का और क्या बेहतर कर सकते हैं उन सब पर चर्चा है। पीजी को लेके सर्वे किया जा रहा है, लेकिन फिर भी इतना बड़ी संख्या है कि उसमें समय लगता है। जैसे जैसे वो सर्वे कंक्लूड होगा, आज हमने कोशिश भी करी है कि राजीव गांधी नगर में और जहाँ पे ज़्यादा पीजी है, अभी 6:30 बजे वहाँ पे प्रशासन और पुलिस और सब मिलके वॉक करेंगे, ताकि डेंसिटी है तो पीजी तक हम पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं और धीरे धीरे सर्वे करके उसको भी सेफ्टी नेट। कोटा में पढ़ाई के तनाव के चलते एक बार फिर स्टूडेंट्स के सुसाइड के मामले सामने आ रहे हैं। 24 घंटे में 2 कोचिंग स्टूडेंट के सुसाइड के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप सा मच गया है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ के रहने वाले नीरज ने, जो जेईई की तैयारी कर रहा था, जवाहरनगर थाना क्षेत्र में एक हॉस्टल में जो है सुसाइड कर लिया हैंगिंग करके, और उसके बाद में उसका शव लेकर परिजन लौटे ही थे कि उसके बाद एक और जो है कोचिंग छात्र जो मध्य प्रदेश के गुना का रहने वाला था, उसने भी जो है हैंगिंग करके जो है सुसाइड कर लिया। दोनों सुसाइड होने के बाद में पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिए हैं, लेकिन हरियाणा वाले जो छात्र है उसके पिता ने एक मांग की है कि इस पूरे मामले में जांच की जाए, क्योंकि उनका बेटा सुसाइड नहीं कर सकता। तो जवाहरनगर थाना पुलिस इस पूरे मामले में एक अलग से जांच कर रही है। हालांकि पुलिस इसको आत्महत्या ही मान रही है। वहीं जो दूसरा छात्र है जो मध्य प्रदेश के गुना का रहने वाला था, वो पीजी में रह रहा था और उसने वहाँ पर कमरे में जो है फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। बड़ी बात यह है कि गाइडलाइन की पालना को लेकर के लगातार एंटी हैंगिंग डिवाइस लगाने की जो बात कही जाती है, जो दावे किए जाते हैं, वो यहाँ पर जो है खोखले साबित हुए। जिस पीजी में बच्चे ने हैंगिंग किया, जिस सुसाइड किया, वहाँ पर जो है एंटी हैंगिंग डिवाइस नहीं लगा हुआ था। जिला प्रशासन अब पीजी संचालक के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। ये जो छात्र था अभिषेक लोधा, ये पढ़ाई में भी अच्छा था, 12th में इसके 90% मार्क्स थे परिजनों ने जो बताया है उसके मुताबिक, और एक सुसाइड नोट भी उसने छोड़ा है जिसमें साफ तौर पर पढ़ाई का तनाव नज़र आ रहा है, प्रतियोगी परीक्षा को फाइट नहीं करने का तनाव नज़र आ रहा है। उसने माफ़ी मांगते हुए लिखा है कि मैं प्रतियोगी परीक्षा पास नहीं कर पाऊंगा, हालांकि मैंने तैयारी बहुत की है। तो कोटा एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है, क्योंकि जिस तरह से 24 घंटे में 2 सुसाइड हुए हैं, और बड़ी बात यह है कि 22 जनवरी से जेईई की परीक्षा शुरू होने जा रही है। 5 दिन तक ये परीक्षा आयोजित होगी, और परीक्षा शुरू होने से पहले ही 2 जेईई के प्रतियोगी स्टूडेंट, यानी जो परीक्षा में शामिल होने वाले बच्चे थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब देखना होगा जिला प्रशासन गाइडलाइन को लेकर किस तरह से दोबारा से तैयारी करता है, क्योंकि एक बार फिर से कोटा में जिस तरह से 24 घंटे में 2 सुसाइड हुए हैं, उसने तमाम दावों को खोखला साबित कर दिया है। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। तो कोटा में सुसाइड के मामले कम नहीं हो रहे हैं और तेजी के साथ अब जो ग्राफ है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बीते कुछ समय से ही लगातार एक के बाद एक कई केस अब तक सामने आ चुके हैं। सवाल कई हैं। सवाल ये कि आखिर ऐसा कोटा में बार बार क्यों हो रहा है। इससे पहले ही जब प्रशासनिक स्तर पर अलग अलग तैयारियों के बारे में बताया गया और अभिभावकों को और स्टूडेंट्स को ये आश्वस्त किया गया कि यहाँ पर ऐसी कोई वजह नहीं नजर आती है, लेकिन ठीक उसके बाद एक और सुसाइड का मामला सामने आ जाता है। अब कई सवाल हैं, इनको जरा जानने की कोशिश करते हैं। बच्चों के मन में क्या चलता है और कैसे, क्यों, आखिर परिस्थितियां ऐसी क्या बन जाती हैं। जीवन में बहुत कुछ है, लेकिन सिर्फ एक एग्जाम को ही अंतिम चरण मान लेना ये कितना सही है, और इस वजह से सुसाइड कर लेना ये कितना सही है। इसको जरा जानने की कोशिश करते हैं और इसको समझने के लिए हमारे साथ छात्र नेता अशोक चौधरी हमारे साथ कार्यक्रम में है। हमारे साथ पूर्व जिला कलेक्टर जीपी शुक्ला जी कार्यक्रम में हैं। हमारे साथ कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मृत्युंजय आर नारायण जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, और हमारे साथ डॉक्टर राकेश लाल जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, मनोचिकित्सक हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। लेकिन मैं शुरुआत सबसे पहले डॉक्टर राकेश लाल जी आपसे ही कर रहा हूँ। ये क्या ऐसा क्या होता है सर, और कैसे हम पहचान सकते हैं? क्योंकि अभी हमने दिखाया भी, जब आसपास लोगों से पूछा भी गया कि क्या किसी तरीके से कोई तनाव नजर आता था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक था, पढ़ाई भी ठीक थी, मतलब 12वीं तक उसके जो नंबर थे वो 90% के आसपास थे। लेकिन ये अचानक से क्या होता है? क्या प्रेशर ऐसा बिल्ड होता है जिसकी वजह से बच्चा डिप्रेशन में जाता है, या अचानक से ऐसा कोई कदम उठा लेता है? एक लाइन में जवाब दूं वो तो मुमकिन नहीं है, बिकॉज हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। और अफसोस बात यह है कि जो इंडिया के जो आंकड़े हैं उसमें 0 से 24 साल की उम्र के बच्चों में सुसाइड कम हो रहा है, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं उसका डबल हो गया है, कम होने की जगह डबल हो गया है सुसाइड। और
और हम सिर्फ कोटा की बात नहीं कर रहे, आप तो कोटा की बात कर रहे हैं, ये हर एक जगह में जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु कहीं भी देख लीजिए, सुसाइड्स बहुत हो रहे हैं और हमें एक होलिस्टिक वे से इसको प्रॉब्लम को देखनी चाहिए। अब देखिए ऐसे है कि सुसाइड तो बहुत अफसोसजनक बात है ही है, और ये तो जो स्टूडेंट्स हैं बेस्ट से बेस्ट स्टूडेंट आते हैं, एंड फिक्र की बात ये है बिकॉज अगर आप लोहा नो मैटर कितना तगड़ा हो उस पर भी अगर जोर से चोट मारे तो लोहा भी टूट जाता है। और ये तो बच्चे हैं, मतलब ये बच्चे हैं, और जो तनाव जो होता है, पढ़ाई का तनाव, वो इतना ज्यादा होता है, उनको होता है द सेंस ऑफ फेलियर कि मैं जो समाज चाहती है, जो मेरे पेरेंट्स चाहते हैं, मैं अपने आप भी मैं चाहता हूं, मैं नहीं कर पा रहा हूं। और ऐसी स्थिति आती है कि आप नो मैटर, आप लोग काफी कुछ ध्यान रख रहे हैं कि सुसाइड प्रिवेंशन मेथड्स रख रहे हैं, जिसने करना है उसने करना है, तो हमें लेकिन सर उसके कोई साइन, कोई सिम्टम्स कुछ तो नजर आएगा, वो डिप्रेशन में होगा, वो थोड़ा तनाव लेगा, वो दिखाई तो देगा ना कम से कम। देखिए दिखाई देने का यही होता है कि वो थोड़ा चुपचाप रहने लगता है, उसको खाने पीने में दिक्कत हो जाती है, जैसे उसका हंसमुख जो पहले होता था, लोगों से बात करना, वो नहीं करना, एक तरह से गंभीर उसका मतलब अपने ही सोचों में वो रहता है। लेकिन हर एक व्यक्ति का ये नहीं होता है। जैसे आपने अभी कुछ हमें उदाहरण दिए कि दो लड़के जो थे वो हंस खेल कर डिनर खा रहे थे साथ में, लेकिन फिर एकदम से अगले दिन ये हो गया। तो ऐसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हमें यही देखना है कि जो उनको जो कंपटीशन की जो भावना करते हैं, हमें बार बार उनको मार्क्स देते हैं, बार बार बोलते हैं कि यार तू तो नहीं कर पा रहा, तू तो नहीं कर पा रहा, वो धीरे धीरे मन में बैठ जाती है। और वो फाइनली एक इसमें ये भी पहलू हो सकता है कि भाई बच्चा बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, 90% उसके 12th में मार्क्स थे, लेकिन उसको लग रहा था कि शायद इस एग्जाम के अंदर उतना अच्छा नहीं कर पाएगा, तो ये भी एक वो होता है डर। देखिए, जो आपको ये मालूम है कि जो भी यहाँ पे बच्चे आते हैं अपने क्लास के फर्स्ट या सेकंड लेवल पे होते हैं, बिल्कुल टॉपर्स होते हैं। यहाँ पे उनकी जो कंपटीशन होती है सब टॉपर्स के साथ में ही कंपटीशन होती है। और कई बार होता है कि दे आर नॉट एज गुड। जो अपने आप को सोचते हैं कि मैं तो बिल्कुल सबसे बेस्ट हूँ, वो अभी देखता है कि मैं सबसे बेस्ट नहीं हूँ। उसके जो पेरेंट्स हैं, जो समाज है, वो भी सोचता है ये तो बहुत ही चीज लड़का है, लेकिन उसे अपने आप लग रहा है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ जितना एक्सपेक्टेशंस है, और मैं एक तरह से फेलियर हो गया हूँ, और एक तरह से जितना उम्मीद थी मेरे से वो नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो धीरे धीरे एकदम से एक दिन में नहीं होता है, वो धीरे धीरे मन में बैठता रहता है, और बार बार उसको यही ठोकर लगती रहती है कि तू नहीं कर पा रहा, तो वो उसकी, तो यानी कि ये बच्चों के मन में चलता क्या है, यहाँ यही समझने की जरूरत थी। मतलब यही हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि अक्सर ऐसा होता क्यों है। लेकिन अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए जरा कोचिंग सेंटर्स को लेकर के भी जब बात उठती है कि भाई वहां पर पढ़ाई का प्रेशर होता है कि आप एग्जाम आने से पहले ये ऐसा होता ही है। मृत्युंजय जी को मैं जरा जोड़ रहा हूं इसमें। मृत्युंजय जी, एक चीज इसमें थोड़ा सा बताइए इसके बारे में कि ये जो जब एग्जाम की डेट आती है उससे पहले इस तरीके की परिस्थितियां बनना, बच्चों के अंदर डर बनना, पहले से तैयारी अगर नहीं है तो उनको कम से कम एक मोरल उनको मैसेज देना कि भाई ये एक परीक्षा सिर्फ आखिरी परीक्षा नहीं है, इसके बाद भी और बहुत सी परीक्षाएं हैं, जीवन और भी बहुत है। बिल्कुल ये सबसे बड़ी चैलेंज क्या है कि ये बड़ा वल्नरेबल एज ग्रुप है। इस एज ग्रुप में जो हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, तो थोड़ा सा भी उनको अगर मेंटल हेल्थ इश्यू हो गया, वो बिल्कुल एक बड़ा रूप ले लेता है। एंड पर्टिकुलरली व्हेन दे आर पिटेड अगेंस्ट सो मेनी स्टूडेंट्स, जैसे उन्होंने कहा है कि सब टॉप रैंकर्स एक साथ है, तो अगर मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ उस लेवल तक, तो वो एक सेंस ऑफ अपने अंदर एक बड़ा एक हीन भावना आ जाती है, यार मैं नहीं कर पा, आई बीन अ टॉपर इन माय स्कूल। नहीं, तो इसमें कहीं तो लैक होगा ना। कोचिंग सेंटर्स को भी एक इनिशिएट लेने की जरूरत है इसमें। कोचिंग सेंटर्स आजकल काफी इनिशिएटिव ले रहे हैं, उसके बावजूद भी, क्योंकि देखिए अगर रेशियो देखा जाए, आप चुन के आते हैं पूरे हिंदुस्तान के बच्चे, आप सोचे अगर 3 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं तो 2-4 तो ऐसे निकल ही जाते हैं जो बड़ा वल्नरेबल है। उनको ढूंढना भी एक हर इंस्टीट्यूट को, बल्कि एक मेंटल हेल्थ के साइकियाट्रिस्ट तो रखने ही पड़ेंगे, एक या 2-4 लोगों को रखने पड़ेंगे डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन।
स्टूडेंट पॉपुलेशन जितना है, एक साइकेट्रिस्ट इज अ वेरी एसेंशियल थिंग। अगर स्टूडेंट का सिम्टम दिख गया, उसको वापस भेज दें, वो ज्यादा अच्छा है, बिकॉज स्टूडेंट की लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एग्जाम में फेल हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी खत्म हो गई। नहीं ठीक है, वो तो एक तो मैसेज की बात है, लेकिन ये समझने वाली चीज है। मैं इसमें जीपी शुक्ला सर को इसमें जरा जोड़ता हूँ। सर इसमें एक चीज थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि जब बच्चा घर से निकल रहा है, बड़े अच्छे मार्क्स हैं उसके, 90% उससे अबव उसके मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो कोचिंग सेंटर्स और इस भागा दौड़ी वाली ज़िंदगी में जब आता है, जब वो देखता है कि आसपास कितना कंपटीशन है, वो अचानक से नर्वस होने लगता है, वो डरने लगता है और इस तरीके के कदम उठाता है। तो जर्नी जो शुरू होती है उसकी घर से लेकर के, जहाँ पर वो बहुत अच्छी उसकी इमेज है, बहुत अच्छा पढ़ाई में, लेकिन जब आता है वो कोचिंग सेंटर में, या तो परिवार से दूरी हो जाती है, बातचीत थोड़ा सा कम हो जाती है। क्या क्या ऐसी चीज़ें जो मिल करके काम करती हैं, क्योंकि आपने जब ज़मीन पर ग्राउंड पर काम भी किया है तो कई बार ऐसे केस देखे होंगे। जी, मैं अभी कुछ दिनों पहले की बात, एक पेरेंट्स मेरे पास आए थे अपने बच्चे को कोटा ले जाने के लिए, और जब मैंने घर से उनको गेट पर छोड़ा तो उन्होंने कहा कि अंकल के पैर छुओ और अब डॉक्टर बनकर ही आना। ये जो एक्सपेक्टेशन होता है या इंजीनियर बनकर ही घर आना, वो उसी वक्त मैंने उनको बुला के थोड़ा सा ब्रेन वॉश किया, क्योंकि मैं जानता था इस बारे में। मैंने कहा क्यों डॉक्टर बन के आए, आप क्यों नहीं बने, बहुत सारी बातें। तो एक तो जो हायर एक्सपेक्टेशन पेरेंट्स की होती है ना, ये बड़ी गलत होती है। हर बच्चे को एक बार समझाएं, 2 बार समझाएं, उसको टारगेट बताएं, लेकिन वो अगर नहीं कर पाया तो फिर सब कुछ खत्म है। ये जो टेंडेंसी पेरेंट्स में बढ़ती जा रही है, एक तो इसको रोका जाए। जहां तक कोचिंग इंस्टीट्यूट का है तो उनसे कोई बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन ये नहीं करनी चाहिए, कि उनका काम तो बेसिकली कोचिंग देना है। वो वीक में 1 दिन इनके लिए छुट्टी का गेट टुगेदर के भी रख लें। लेकिन अभी किसी काम के सिलसिले मुझे 2-3 बार कोटा जाना पड़ा। मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके बच्चे हो रहे थे, उनको उन्होंने बताया गया कि 6-8 महीने को उनके पेरेंट्स मिले ही नहीं आए उनसे। मैं मिलने गया तो बड़े खुश हो रहे थे। ये कौन सा तरीका, अपने बच्चे को एक जैसे इंडस्ट्री में डाल दिया, कब ये बनकर ही निकलना, बस कौन सा बात हो जाती है। लेकिन जाकर मिले, 1 या 2 दिन बच्चों के साथ रहें, तो शायद ये 90% प्रॉब्लम खत्म हो जाए। पढ़ाई का तो प्रेशर रहेगा बच्चे पर, उस प्रेशर को कैसे डिस्चार्ज करना है, ये पेरेंट्स को और कोचिंग सेंटर वालों को देखना पड़ेगा। इसमें भी 80% तो रोल पेरेंट्स का है। कोचिंग वालों का नियम कायदे कानून बना के एक लिमिट से ज्यादा प्रेशराइज नहीं कर सकते। तो मेरी तो आज इस एनडीटीवी के माध्यम से सभी पेरेंट्स से अपील है कि अपने बच्चों को पहले देखो, उसकी डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, जो सब ठीक है, लेकिन रहेगा तभी। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात आपने कही है कि भाई हमने उस भीड़ के अंदर अपने बच्चों को भेज तो दिया है, लेकिन हम उनका हालचाल नहीं जान रहे हैं। हम उनको भूल चुके हैं कि उनकी स्थिति कैसी है, वो किस मेंटल प्रेशर में है। और पढ़ाई का प्रेशर है ही, लाजमी है, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा सर कि उस पढ़ाई के प्रेशर को कैसे रिलीज़ करेंगे बच्चे। अब जाहिर तौर पर अपने पेरेंट्स से बात करके, या अपने भाई बहन से बात करके, या अपने दोस्तों से बात करके, हो सकता है इनकेस अगर उसका उस नई जगह पर उसका कोई दोस्त नहीं बन पाया है तो वो शेयरिंग नहीं कर पाएगा। अब किससे शेयरिंग करेगा, तो वो कम्युनिकेशन गैप जो है, ये भी एक बड़ा कारण इसमें बनता हुआ दिखाई देता है। हालांकि इसमें कई और पहलू भी हैं। एंटी हैंगिंग डिवाइस का एक बड़ा रोल, और इस जो हाल ही में मामला सामने आया उसमें बड़ा सवाल उठाया गया कि भाई क्यों नहीं इन सभी चीज़ों का, जब ये मैंडेटरी कर दी गई हैं, तो क्यों नहीं इनका पालन किया जा रहा है। मैं इस पर भी आऊँगा, लेकिन मैं जरा अशोक चौधरी को जोड़ रहा हूँ इसमें। अशोक जी, एक चीज़ बताइए इस बारे में कि छात्रों के को लेकर के जब वहाँ अलग अलग ग्रुप्स भी बने हुए हैं, कई ऐसे कार्यक्रम भी किए जाते हैं जिसमें बच्चों को थोड़ा बताया जाए, आपस में घुल मिल सकें, लेकिन वजह क्या नज़र आती है, असल वजह क्या है? भाई हम तलाश रहे हैं कि एंटी हैगिंग डिवाइस जो है वो वहाँ हॉस्टल के अंदर लगी नहीं थी, या और दूसरे कारणों के बारे में हम जान रहे हैं। असल में जड़ क्या है, उस पर जाकर के काम करने की जरूरत है ना। सुपेंद्र जी, सबसे बड़ी बात है पेरेंट्स की। सबसे पहली बात है पेरेंट्स की, जो प्रेशर होता है आजकल, जैसे मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया, सब अनुभवी हैं कि एक जो हमारा, मैं अपने बेटे से बात करता हूँ, आज मेरा बेटा 10th क्लास में एग्जाम दे रहा है, वो खेल रहा है, मेरा उसका क्लियर कॉन्सेप्ट है, वो कल जाके क्या बनेगा, मैं उसको क्लियर कर रखा, जो तुझे अच्छा लगे वो बनना। हमारा क्या होता है कि हर माँ बाप की इच्छा होती है कि मेरा बेटा IAS बने, IPS बने, डॉक्टर बने, लेकिन ये जो मोरल है ना, ये पेरेंट्स को थोड़ा देखना पड़ेगा कि हर बच्चा IAS IPS नहीं बन सकता, हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को इस चीज के लिए जो मेंटली प्रेशर जो होता है ना बच्चे का, जैसे आज बच्चे ने सुसाइड नोट लिखा कि मैं पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया, मैं माफी चाहता हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है? ये जो माँ बाप का जो प्रेशर होता है कि साथ साथ जो कोचिंग है जो खुली है, इस पर बच्चों को एक कंसल्टेंसी होनी, काउंसलिंग होनी चाहिए। वीक में एक प्रेशर माइंड इतना हो गया कि क्लास में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं,
देखो इस बच्चे ने क्लास में टॉप किया, मैं तो क्लास में 50 नंबर पे आ गया, मैं 50 क्लास में 70 नंबर पे आ गया। वो बच्चे का मेंटली प्रेशर इतना हो जाता है कि मेरे पापा ने फीस या 4-4 लाख 5-5 लाख इनकी इतनी हाई फीस होती है, वो कहीं ना कहीं बच्चों में मेंटली प्रेशर ऐसा हो जाता है कि मेरे घर वालों ने मेरे पे 1 साल में 5 लाख खर्च कर दिए, मैं नहीं पढ़ पाया, मुझे डांटेंगे। तो प्रेशर इतना हो गया बच्चे पे, अंत में बच्चा मेंटली डिस्टर्ब होता है। डिस्टर्ब होने के बाद में बच्चा कहीं ना कहीं इस मोड पे जाता है। जबकि माँ बाप, मेरा कहना है कि माँ बाप को अपने बच्चे को फ्री हैंड, देखो हर आदमी अपील करता है, हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छा बने, हर चाहता है, मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते सुखविंदर जी, लेकिन बच्चा क्या चाहता है ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक मुझे क्या डायलॉग है, एक मूवी आई थी 3 इडियट्स में, कहा कि बच्चा क्या चाह रहा है। आप हर आदमी चाहता है कि मेरा बच्चा इंजीनियर बने, इंजीनियर तो नहीं बन सकता, मेरा डॉक्टर नहीं बन सकता। आप बच्चे को छोड़ो, बच्चा क्या चाहता है। बच्चा जनरली हो सकता है कि प्राइवेट में, क्योंकि सारी नौकरियां गवर्नमेंट की भी नहीं होती, प्राइवेट में अच्छी नौकरियां होती हैं। तो जो बच्चे में मेंटली प्रेशर है उसको, प्लस जो गाइडलाइन है, जो माहौल जो क्रिएट होता है, बच्चा सुबह कोचिंग जाता है, एक उसका टाइमिंग एक इतना हो गया कि बच्चा सुबह उठेगा, क्लास की तैयारी करेगा, क्लास कोचिंग जाएगा, शाम को आएगा, फिर वो पढ़ेगा अगले दिन। मतलब उसको सुबह से लेकर शाम तक उसको क्लास, पढ़ना, खाना, सोना। अच्छा, और इसमें एक चीज और भी निकल करके आती है, उसका जो सोशल ग्रुप है, आसपास जो दोस्त हैं, वो ग्रुप बन नहीं पाता है। ग्रुप इसलिए बन पाता है ना कि आप एक 10 बाय 10 के रूम में फिक्स हो गए। आप कहीं बाहर से आए, जब जयपुर से वहां गए, कोटा से आए, एमपी से आए, यूपी से आए, कहीं भी कलकत्ते कहीं से बच्चा वहां आता है, नया बच्चा आता है, उसको एक 10 बाय 10 का एक रूम मिलता है पीजी में, उस रूम में वो बन के रह जाता है। तो उसका जो इन्वायरमेंट है वो लोगों से मिल ही नहीं पाता, बात नहीं कर पाता कि मुझे क्या करना चाहिए। साथ ही साथ कोचिंग वाले जो है, कोचिंगों को भी तो कुछ नियम सरकार को भी कड़े करने चाहिए कि कोचिंगों में तो फीस का बड़ा मुद्दा है कि बच्चों जो प्रेशर, माइंडली प्रेशर घर वाले डालते हैं कि मैं तेरे पे 5 लाख खर्च कर रहा हूँ, एक कोचिंगों में थोड़ी लगाम लगानी चाहिए कि उनकी तो फीस दर, साथ ही साथ हर कोचिंग में एक काउंसलर होना चाहिए कि बच्चे को हर वीक में एक बार सब बच्चों को बैठा के गेट करना चाहिए, समझाना चाहिए। आप अच्छा कर रहे हो, कोई बात नहीं, आप ये नहीं कर पाओगे तो आप जीवन में दूसरी लाइन में जाओगे, लिए अच्छा करो। तो काउंसलिंग एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि बच्चों को काउंसलिंग होनी चाहिए साथ साथ में। ठीक है, और कई बार तो ये भी कहा जाता है कि बच्चों की हो तो वो तो ठीक है ही, लेकिन पेरेंट्स की भी काउंसलिंग होना बड़ा ज़रूरी है कि भाई वो कम से कम इन चीज़ों को लेकर के प्रेशर ना बिल्ड करें। वैसे मैं राकेश सर के पास वापस से लौटता हूँ। राकेश सर, अब इसके कुछ इंडिकेशन तो होंगे। अब अगर हमारे घर के आसपास या कहीं कोचिंग सेंटर के आसपास कोई बच्चा ऐसा दिखाई देता है जो पहले से ही मेंटली प्रेशर में है, तो उसके कुछ साइंस होंगे, कुछ ऐसे इंडिकेशन होंगे जिससे हम समझ पाएँ, कुछ मदद कर पाएँ, क्योंकि समाज के बीच में ये एक बड़ा मैसेज है और समझने की जरूरत भी है, लोग जिससे मदद कर पाए। बिल्कुल ठीक कहा। और एक तो हम जो सभी लोग जो कह रहे हैं बिल्कुल मैं सहमत हूँ, बच्चे पे प्रेशर नहीं डालना। सिर्फ कोचिंग क्लासेस को दोष देना ठीक नहीं है। कोचिंग क्लासेस का काम है कोचिंग करना, वो कोचिंग करेंगे। अगर उन्होंने एंटी हैंगिंग डिवाइस लगा लिया, अगर बच्चे पे प्रेशर बहुत ज्यादा है, वो कोई ना कोई तरीका तो निकाल लेगा सुसाइड करने का। सो जो एक्सपेक्टेशंस है पेरेंट्स के, उनको थोड़ा सा नीचे करना। आई मीन जाहिर है कि अगर बच्चा फर्स्ट क्लास फर्स्ट आ रहा है, वो चाहते हैं कि ये फलाना 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 बन जाए, उसकी एक्सपेक्टेशन है, और वो किसी न किसी तरह बच्चे पे चले जाता है। और इसमें यार दोस्तों का बहुत जरूरत है। कोचिंग क्लासेस में यार दोस्त नहीं होते, सभी कोचिंग कर रहे हैं, सभी एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं, सभी मतलब वो जो स्कूल में होता है ना यार दोस्त, वैसा कोचिंग क्लासेस में नहीं होता है, बिकॉज सब कंपटीशन में है। और कई बच्चे हैं जो हम कहते हैं कि कोप कर लेते हैं, जो प्रेशर है कोप कर लेते हैं, कई लोग नहीं कर पाते हैं, फिर फाइनली वो स्टेज आता है जब वो हाथ ऊपर कर लेते हैं। तो ये थोड़ा बहुत इंडिकेशन तो हो ही जाता है। मैंने कहा ना कि वो उसकी पर्सनालिटी जैसे भी है, थोड़ा सा बदलाव आता है कि वो मिलना जुलना बंद कर दे, अकेला रहना ज्यादा कर दे, खाना पीना ठीक तरह नहीं खा रहा, नींद में दिक्कत हो रही है। जो पहले भी इन्होंने बताया कि साइकेट्रिस्ट का वहाँ होना बहुत हेल्पफुल है। ये नहीं कि साइकेट्रिस्ट होगा तो पूरे सुसाइड बंद हो जाएंगे, पर मदद जरूर होगा, बिकॉज वो सुसाइड को वो पहचान सकता है। और ये जो मरीज है, जिसको दिक्कत हो रही है, अगर किसी न किसी तरह उनको लगे कि मैं किसी से मिल सकता हूँ, किसी से बात कर सकता हूँ, सिर्फ बात करना इज अ वेरी वेरी हेल्पफुल थिंग। तो देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने जो बच्चा है उससे आपको कम्युनिकेशन जरूर बना करके रखना है। अगर वो अपने घर से दूर है तो एक वैसा ही अपने घर से दूरी का एक प्रेशर उसके ऊपर रहता है
कि नई जगह पर है, नई जगह पर जाकर के वो पढ़ाई कर रहा है, अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें पहले से ही उसके सामने होती हैं और इस सब के बीच में अगर वो कहीं पर एग्ज़ाम के अंदर वो पास नहीं हो पाता है, फेलियर उसके सामने होता है, तो ये उसके लिए एक बड़ा सेटबैक के तौर पर होता है। मैं इसमें जीपी शुक्ला सर बड़ा फाइनल कमेंट इसमें आपसे लेना चाह रहा हूँ, इसमें प्रशासनिक स्तर पर हमें और क्या करने की ज़रूरत है? जयपुर में हूँ, यहाँ पर कई कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो आईएएस वगैरह की एग्जाम करवाते हैं। मैं कुछ में इंटरव्यू की तैयारी के लिए जाता हूँ। मेरा अनुमान है कि एक बड़ी इंस्टीट्यूट है, नाम नहीं लूंगा, उसमें 3000 से ज्यादा बच्चे जो सिर्फ आईएएस की तैयारी करने आए हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि स्टेट सर्विस या बैंक की बड़ी अच्छी होती है, उनका सोचना ही नहीं है। उनके दिमाग में उनने स्वयं भर लिया या उनके दोस्तों ने भर लिया या पेरेंट्स ने ऐसा बना दिया कि बस उनको आईएएस ही बनना है, आरएएस वगैरह की तो सोचते नहीं। हाँ। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस है ना, एक तो ये खत्म करने की जरूरत है बिल्कुल। और ये क्योंकि सबसे पहले अगर आप पेरेंट्स, बतौर एक पेरेंट्स आप ये अपने बच्चों के दिमाग से हटा देंगे तो शायद अपने आप ही बच्चा भी उस रास्ते पर आगे ना चले। और बहुत सारे विकल्प हैं आपके जीवन में और ये आखिरी परीक्षा नहीं होती है। खैर बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन बच्चों को ऐसे हादसों से बचाने के लिए कोशिश है और उम्मीद है कि अब ऐसे हादसों में कुछ हद तक कमी आ सकेगी। यार रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।